हेलो प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। चैप्टर नया शुरू कर रहे हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगें। वैद्युत चुंबकीय तरंगें, ठीक। अब यहाँ पर यह है पहली किताब, जो एनसीईआरटी की पहली किताब है, भाग 1, ठीक। उत्तर प्रदेश सरकार में क्या है कि किताब जो पुस्तक है वो जो कि त्यों है, और ये जो पहला जो फ्रंट है इसका, जो पहला ये जो फ्रंट पेज बोलते हैं जिसको, सामने वाला कवर कहते हैं जिसको, ये बदल दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। बाकी एनसीईआरटी जो कि त्यों लागू हो गई है। तो बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड या राजस्थान बोर्ड या कोई भी बोर्ड, राज्य बोर्ड, कुछ भी, ठीक। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तो यही एक टेक्स्ट बुक है, यही एक पाठ्य पुस्तक है पूरे देश में। अब ये अंग्रेजी में पढ़ते हैं आप या हिंदी में पढ़ते हैं आप, ठीक। वो आपका बोर्ड हो सकता है, सीबीएसई बोर्ड होगा या कुछ भी, जो भी होगा, ठीक। अब यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगें, हम इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, ठीक। तो नाम लिखने जा रहा हूँ मैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगें। तरंगे हो गया, तरंगे, ठीक। ये चैप्टर सामान्यतः क्या होता है, मैं इस चैप्टर के बारे में आपको बताऊं कि ये चैप्टर को याद करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि यहाँ एक शब्द ऐसा है जो बड़ी मुसीबत पैदा करता है, जो बड़ी मुश्किल पैदा करता है। वो है तरंग। तरंग जो है, भूमिका, अगर हम इस चैप्टर की देखें, बिल्कुल शुरू में जैसा लिखा है, भूमिका, यानी भूमिका से मतलब इस चैप्टर में क्या 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 पढ़ना है, शुरुआत कहाँ से, सारी बातें। तो वैद्युत तो हमारे समझ में आता है, वैद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेशों के गुण, आवेशों के प्रभाव, आवेशों का चलना, ठीक। ये तो वैद्युत वाली बात हो गई, ठीक। चुंबक हम पढ़ चुके हैं, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम जान चुके हैं कि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, और चुंबक, क्षण चुंबक, और ये वो सब हम जान चुके हैं। ये जो तरंग है, ये 11वीं कक्षा का आखिरी चैप्टर है, 11वीं क्लास का आखिरी चैप्टर है ये। तो इसको हल्के में ले लिया जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ तरंग गति से जुड़े हुए 2 अध्याय हैं। एक है विद्युत चुंबकीय तरंगें, और एक है आपका तरंग प्रकाशिकी, यानी प्रकाश की तरंग प्रकृति पर आधारित वो चैप्टर है। और ये भी प्रकाश की तरंग प्रकृति पर आधारित ही चैप्टर है। अगर मिला जुला के देखा जाए तो प्रकाश की तरंग प्रकृति या चुंबकीय तरंगें, वैद्युत चुंबकीय तरंगें, इन पर ये 2 चैप्टर हैं। लेकिन इनको समझने के लिए सबसे अच्छी बात ये है, सबसे ज़्यादा फायदेमंद बात इसमें ये है कि अगर हम तरंगों के बारे में जानते हैं, तरंग क्या होती है, तो ये हमारे लिए आसान हो जाते हैं। अगर हम तरंग के बारे में नहीं जानते तो ये मुसीबत हो जाते हैं हमारे लिए, और हमें इन्हें याद करना पड़ता है। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं बात करूंगा तरंग के बारे में, कि भाई तरंग होती क्या है। अब देखिए, तरंग किसे कहते हैं, तरंग क्या है। हम क्या मानते हैं प्रकृति में, किस चीज़ का प्रकृति में लेन देन होता है, प्रकृति, दुनिया जो काम करती है, प्रकृति में जो काम होते हैं वो किस हिसाब से होते हैं। तो बिल्कुल सरल सा एक नाम आएगा वहाँ पे, ऊर्जा। नाम आएगा ऊर्जा का, ठीक। अब मैं लिख दूं ऊर्जा का संचरण, ऊर्जा का संचरण। अब मैं ये बात लिख दूं, ठीक। ऊर्जा का संचरण कहाँ पर हो, माध्यम में हो या माध्यम के बिना हो। ऊर्जा का संचरण किसी माध्यम में या माध्यम के बिना, माध्यम के बिना यदि दोलन गति के अनुसार हो, दोलन गति या आवर्त गति, देखो इन शब्दों को समझ लेना, आवर्त गति
के अनुसार हो, तो इस संचरण को तरंग कहते हैं। अब बात समझ लें कि ये जो परिभाषा है, तरंग की जो परिभाषा है, ये सामान्य परिभाषा है। यानी इस परिभाषा में भौतिक विज्ञान के नियम, जैसे भौतिक विज्ञान के नियम कहते हैं कि ऊर्जा किसी माध्यम में जो विक्षोभ उत्पन्न करती है, ऊर्जा किसी माध्यम में विक्षोभ हो जाता है, उसमें हलचल हो जाती है, तो वो जो हलचल होती है उसको तरंग कहते हैं। ठीक, ये भी कहा जा सकता है किसी माध्यम में विक्षोभ होता है ऊर्जा के कारण, तो किसी माध्यम में से होकर अगर ऊर्जा चलती है तो उसे भी तरंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात क्या आ गई, सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या आ गई कि आवर्त गति, यानी अगर ऊर्जा का संचरण किसी माध्यम में या माध्यम के बिना यदि दोलन गति के अनुसार हो या आवर्त गति के अनुसार हो, तो इस संचरण को तरंग कहते हैं। अब ये परिभाषा एकदम पूरी हो जाती है, इसमें दोनों बातें आ जाती हैं। अब मान लीजिए किसी माध्यम में ऊर्जा तो जा रही है, लेकिन आवर्त गति के अनुसार या दोलन गति के अनुसार नहीं जा रही है। ठीक, तो सामान्यतः वो जो तरंग है वो हम नहीं पढ़ते, वो किस तरह की तरंग है हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में जो है या जो हमें पढ़ना है वो है सरल आवर्त गति के अनुसार चलती हुई ऊर्जा। अब मान लीजिए किसी माध्यम में ऊर्जा ऐसे चलती है, देखो तरंग ऐसे चलती है, जो चलती है ये, देखो तरंग तो ये भी हो सकती है, ये भी तरंग हो सकती है, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक, लेकिन हम नहीं पढ़ते इस तरह की तरंगों को। हमारे माध्यम में हम क्या परिभाषित करते हैं, भाई आवर्त गति के अनुसार होना चाहिए दोलन, हम ये पढ़ते हैं। ठीक, तो कुल मिला के हमारी सीधी सी परिभाषा हो गई कि ऊर्जा के संचरण को माध्यम या माध्यम के बिना अगर ऊर्जा का संचरण हो रहा हो, ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जा रही हो, ठीक, और ऊर्जा में आवर्त गति हो, ठीक, ऊर्जा में एक आवर्त गति हो, तो उसे हम तरंग कहते हैं। ठीक, चलिए, ये तो हो गई पहली मुख्य बात, जो हमने तरंग की परिभाषा ऐसे बना ली। ठीक, अब यहाँ बात ये आई कि माध्यम में या माध्यम के बिना, देखो या माध्यम के बिना माध्यम में तरंग चलेगी, माध्यम में ऊर्जा चलेगी, ये बात तो समझ में आती है। ये तो बहुत सीधी सी बात है। देखो कैसे, मैं इसको समझा देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक लोहे का बॉक्स है, एक घन की आकृति में लोहे का हमारे पास एक टुकड़ा है, लोहा है मान लीजिए, ये सपोज ये लोहा है मान लीजिए। ठीक, और मैं इसमें ऊपर से हथौड़ा मार दूं, यहां से क्या मार लूं मैं, इस पे हथौड़ा, मैं इस पे हथौड़ा मार दूं ऐसे। ठीक, यूं इस पे हथौड़ा मार दूं, धम, जैसे आप रेल की पटरी पे पत्थर मार दें, हथौड़ा मार दें। ठीक, या इसमें बोर्ड में, समझ रहे बात को। तो कुल मिला के ऊर्जा जो है, ऊर्जा का संचरण इसमें होगा, इसमें ऊर्जा का संचरण होगा। इस ऊर्जा को ले जाने वाले, यानी ये ऊर्जा आगे बढ़ेगी तो किसके हिसाब से बढ़ेगी, इस ऊर्जा को ले जाने वाले माध्यम के कण होंगे, माध्यम के कण होंगे। यानी एक कण जो है दूसरे को दे देगा, एक कण तीसरे उससे आगे वाले को दे देगा, कोई कण उससे आगे वाले को, तो कणों में टक्कर होगी। तो कण क्या करेंगे, टक्कर करेंगे, और टक्करों में ये ऊर्जा आगे की तरफ बढ़ती जाएगी ऐसे। ठीक, अब बात यहाँ ये आती है कि ये ऊर्जा का जो चलना है इस लोहे के या इस वस्तु के किन गुणों पर निर्भर करेगा। तो माध्यम के कण या ऊर्जा का चलना, यहाँ दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, ये निर्भर करता है प्रत्यास्थता पर, यानी माध्यम की क्या प्रत्यास्थता है इस पर निर्भर करता है। दूसरी बात ये निर्भर करता है माध्यम के घनत्व पर। ये सारी बातें तरंग के लिए हैं। माध्यम का कण होना चाहिए, माध्यम में चलेगी,
प्रत्यास्थता पर करेगा और घनत्व पर ये निर्भर करेगा। हालांकि ये बता न्यूटन का एक सूत्र आता है कि भाई इसमें चाल जो है हम बता लेते हैं 11वीं कक्षा में कि इसमें चाल होती है। तो यहाँ मेन समझने वाली बात क्या आई कि इस ऊर्जा का चलना माध्यम के कणों पर निर्भर है, यानी ऊर्जा माध्यम के कणों के माध्यम से एक से आगे को बढ़ती है। अब दो तरह की ये तरंग हो सकती है, एक होती है अनुदैर्घ्य, एक होती है अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती है? चलने की दिशा में ही ऊर्जा के दोलन हो, यानी चलने की दिशा में ही कणों के दोलन हो। जिस दिशा में ऊर्जा जा रही है उसी दिशा में दोलन होने चाहिए कणों के। ठीक, मान लीजिए मेरी आवाज़ जा रही है इस दिशा में माइक की तरफ, ये माइक है या आपकी तरफ जा रही है, मान के चलिए थोड़ा सा, तो ध्वनि तरंगें इस तरीके से हवा को दबाते हुए आगे बढ़ेंगी, हवा के कण उसको लेके जाएंगे। और अगर माध्यम के कण लंबवत दिशा में हो, ऊर्जा चल रही हो जिस दिशा में उसके लंबवत दिशा में हो, तो वो होती है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक, दो तरह की तरंगें हैं। तो इन तरंगों को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं यांत्रिक तरंग। यानी जो माध्यम को मांग रही है, जो माध्यम चाहती है माध्यम में चलेगी, हम उसे कहते हैं यांत्रिक तरंग। ये बात सीधी हो गई। ठीक, अब यहाँ ये बात तो समझ में आती है और ये सही भी है कि भाई अगर ऊर्जा हम किसी माध्यम को देंगे तो माध्यम होना चाहिए ऊर्जा लेने के लिए, तब ऊर्जा चलेगी। लेकिन बिल्कुल जादुई बात आती है, बिल्कुल जादुई बात है, बिल्कुल जादू है। माध्यम के बिना तरंग, यानी माध्यम अगर नहीं भी है तो भी तरंग चले। माध्यम में तो चलेगी ही, माध्यम है, माध्यम में तो चल सकती है, माध्यम के गुण हैं, माध्यम के गुणों पर निर्भर करेगा। कोई माध्यम मान लीजिए ऊर्जा को नहीं लेना चाहता, उसमें नहीं चलेगी। कोई माध्यम लेना चाहता है तो चलेगी। लेकिन बिल्कुल अलग बात है कि माध्यम के बिना ऊर्जा चले, ठीक, और एक तरंग के रूप में चले। यानी तरंग कैसी? या तो अनुप्रस्थ तरंग हो या अनुदैर्घ्य तरंग हो, और दोलन हो रहे हों या आवृत्ति हो रही हो, आवर्त गति हो रही हो ऊर्जाओं में। ठीक, ये जो तरंग है जो बिना माध्यम के भी चल सकती है, ठीक, हम इसी को कह रहे हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग। वैद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक, अब ये बनती कैसे है, इस बात पर विचार करेंगे हम इस अध्याय में कि ये बनती कैसे, ये पैदा कैसे होती है, इसका उत्पन्न होना कैसा होता है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र इसको कैसे उत्पन्न करते हैं। एक बात ये आ गई। दूसरी बात ये आ गई कि हमने ये जान लिया कि भाई जो तरंग है वो माध्यम पर या माध्यम के बिना चल सकती है और उसमें ऊर्जा दोलन करते हुए ऊर्जाओं के दोलन होते हैं या कणों के दोलन होते हैं, ठीक है। अब भाई समीकरण क्या है? सबसे पहली बात कि समीकरण किस बात का है, तरंग का समीकरण क्या है, तरंग के समीकरण में क्या क्या है। क्योंकि जब सीधे सीधे हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग की तो हम बता देंगे उसमें भाई ये चीज़ ये होती है, ये होती है, निकाल देंगे, हल कर देंगे। क्योंकि 12वीं कक्षा में हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे ने 11वीं कक्षा में पढ़ लिया होगा, जबकि इस चैप्टर में ऐसा होता नहीं है। ये 11वीं कक्षा का आखिरी चैप्टर है, आखिर में आगे बच्चे इसको छूमंतर कर देते हैं। तो इसलिए पहले देख लेते हैं कि तरंग का समीकरण क्या है, ताकि ये चैप्टर हमारे लिए आसान हो जाए। चैप्टर आसान है और 4 नंबर का इसका वेटेज है बोर्ड के अंदर। बोर्ड में ये 4 नंबर में आता है, बड़े सीधे सवाल होते हैं, ठीक, लेकिन तरंग की जानकारी होनी चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तरंग का समीकरण, तरंग का समीकरण, ठीक। अब यहाँ तरंग क्या है? तरंग मतलब चलने वाली तरंग। तरंग में जब पढ़ेंगे, एक तरंग होती है स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव, एक होती है ट्रैवलिंग वेव, गतिमान तरंग, गति की अवस्था में तरंग। तो वो तरंग जिसमें ऊर्जा आगे बढ़ रही हो उसकी बात हो रही है। तो इस समीकरण सामान्यतः परिभाषित होता है y a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसे, ठीक। तो यहाँ ये जो y है ये है विस्थापन का अक्ष, यानी इसी दिशा में विस्थापन होते हैं, कणों के हों चाहे और किसी चीज़ के हों। और ये जो x है ये है तरंग के चलने की दिशा, ठीक, ये हमने माना हुआ है। अब ये दोनों प्रकार की तरंगों पर लागू है, चाहे वो अनुदैर्घ्य तरंग हो चाहे वो अनुप्रस्थ तरंग हो, ठीक। यानी y अक्ष पे हमने क्या मान रखा है? विस्थापन हो कणों के जो सरल आवर्त गति कर रहे हैं, और x अक्ष पे ऊर्जा या तरंग चल रही है, ठीक। अब
यहाँ तरंग का जो वेग है, यानी तरंग की जो चाल है, जिस जिस चाल से तरंग आगे बढ़ रही है, वो नियत या अचर मान लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इन सारी चीज़ों को, थोड़ा सा खोल के देंगे फार्मूले को, ये हो गया आयाम, ये क्या हो गया आयाम, कितना अधिकतम विस्थापन है कण में। साइन आप जानते हैं, साइन सरल आवर्त गति के लिए साइन का नियम है, ये होता है 2 पाई न्यू, ये होती है आवृत्ति, ये बदलने वाला समय है। के होता है तरंग का नियतांक, इसे कहते हैं 2 पाई बाई लैम्डा एक्स। अब ये हो गई आवृत्ति, इसे कहते हैं तरंग दैर्घ्य, वेव लेंथ, तरंग दैर्घ्य। अब इसमें अगर हम निकालें तरंग की चाल, तरंग की चाल निकालें अगर आप, तरंग की चाल, जो बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट बात है, इसको भी लिखते हैं, ये होती है लैम्डा बटे टी। टी क्या होता है आवर्त काल, दोलन काल बोल देते हैं, अगर दोलन में ले तो दोलन काल बोल देते हैं, ठीक है। आवर्त काल हो गया, आवर्त काल को उल्टा करके बनाते हैं आवृत्ति, तो ये हो गया लैम्डा न्यू, ठीक। तो v जो है सरल हो गया लैम्डा न्यू, ये बन जाता है। अब यही v यहाँ से भी मिल सकता है, देखो तुम्हें अगर कर दें v तो ये बनता है ओमेगा बटे के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, समीकरण से सीधा प्राप्त होता है ये v ओमेगा बटे के। अब देखो ओमेगा कैसे करेंगे, ओमेगा होता है 2 पाई बटे टी और के होता है 2 पाई बटे लैम्बडा, तो फाइनल हो गया लैम्बडा बटे टी। यानी ये सारे के सारे सूत्र जो है आपस में जुड़े हुए हैं, इनको पक्का करें, ये तरंग की चाल बता देंगे आपको, यहाँ से समीकरण से देख करके ये तरंग की चाल बता देंगे आपको। और ये बता देगा आयाम, कण का आयाम, या कोई विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र जो है जो सरल आवर्त गति करेगा, ये उसका आयाम होगा, ठीक। और यहाँ पर ये जो तरंग है ये प्लस x दिशा में गतिमान है, में गतिमान है, ये भी बात समझ में आ गई। ये जो है ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये जो माइनस लगा है के एक्स, इसका मतलब है प्लस एक्स दिशा में गतिमान है। अगर यहाँ प्लस एक्स होता तो माइनस एक्स दिशा में गतिमान है। विस्थापन वाई अक्ष पर है, कणों के या विद्युत क्षेत्र जो भी मान लेंगे आप, बाद में अभी समझेंगे हम, ये विस्थापन वाई अक्ष पर है, ठीक। तो सरलता से इस तरंग को दिखाना चाहें तो कुछ ऐसा बना सकते हैं, बस सरल बना देंगे, ये वाई और ये समय का विस्थापन टी, ऐसे ऐसे बन गया। देखो ये विस्थापन जो है टी पर आ जाएगा, समय पर आ जाएगा। तो कुल मिला के तरंग का समीकरण 3 दिशाओं में बताया जाता है, एक कण का विस्थापन, एक समय का अक्ष, एक तरंग के चलने की दिशा। देखो 3 चीज़ें हैं जो यहाँ बदलती हैं। एक बदलता है ये अक्ष, एक्स अक्ष पर कितनी दूर तरंग पहुँची है, एक ये स्थिति होती है। कहीं किसी कण की स्थिति लेना चाहते हैं, एक्स अक्ष के ऊपर जा रही है मान लो तरंग, तो ऊर्जा जा रही है चल रही, तो किसी कण की स्थिति की बात करते हैं तो एक एक्स होता है, ये समय बदल रहा है, ये होता है। एक विस्थापन होता है कण का, ठीक। तीन बातें हैं। अगर तो तरंग के समीकरण को अगर दिखाना चाहें एक ग्राफ के ऊपर तो 3 दिशाओं में बनेगा, एक्स वाई जेड तीनों में बनेगा। सामान्यतः हम 2 दिशाओं में दिखा देते हैं, कण का विस्थापन और समय दिखा देते हैं, ठीक। बस यही बना देते हैं सरल आवर्त गति, और जो तरंग के चलने की दिशा है उसको अपने मन में, अपने माइंड में ही, हम अपने दिमाग में ही मान लेते हैं, ठीक। तो ये बातें आ गई सारी, ये तरंग के बारे में आई। अब मान लीजिए दूसरी चीज़ हम बताएंगे यहाँ पे कि इसके साथ अगर कोई प्रारंभिक कला है वो जोड़ दी जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है, मान लीजिए किसी तरंग में कण की कोई प्रारंभिक कला है, समय t पर x0 पर कण का कोई विस्थापन है, x0 मान लें, t0 मान लें, तो कण का देखिए कोई विस्थापन आ गया, मान लीजिए साइन फाई बचेगा ना यहाँ पे, देखो समझ लो बात को, x को 0 कर लिया, टाइम को 0 कर लिया, तो साइन फाई बचेगा, तो कुछ विस्थापन भी हो सकता है। इसे कहते हैं प्रारंभिक कला। ये भी हो सकता है तरंगों में, ये भी लिखा हो सकता है कहीं कहीं पर, ठीक। तो मुख्य बात समझने की यह है कि वाई अक्ष पर विस्थापन है कण का और एक्स दिशा में गतिमान है, ठीक। अब अगर मान लीजिए इस चीज़ को बदल दें थोड़ा सा, ये सारी चीज़ें आपने समझ ली, इन चीज़ों को मैं हटा लेता हूँ, ठीक।
अब देखिए यहाँ से ये क्या है, प्लस एक्स दिशा में गतिमान। अब मैं इसे आगे लिखूंगा, देखो यहाँ कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। ये हो गई प्लस एक्स दिशा में गतिमान। तरंग जो है प्लस एक्स में गतिमान है, धनात्मक एक्स अक्ष पर गतिमान है। अब मैं यहाँ से बदल दूँ अगर y को a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई कोई कलाकोण हो, तो ये हो जाएगी माइनस एक्स दिशा में गतिमान। ये हो जाएगा, देखो प्लस हो गया यहाँ पे। ठीक, बाहर जो प्लस माइनस होते हैं वो शुरुआती आयामों को बताते हैं, शुरुआती विस्थापन को बताते हैं। इसका फ़र्क बता देता हूँ आपको कि मान लीजिए यहाँ हो जाए ऐसा, ये जो दोनों हैं ये किस तरह के हैं, देखो मैं बताता हूँ। ये इस तरह के हैं, इसके सामने बनाऊँगा, देखो इसको ऐसा, इधर को जा रही है ये प्लस एक्स में, और ये जो है आ रही है वापस, बिल्कुल ऐसा ही ये वापस आ रही है, देखो ऐसे। ये समीकरण है, ऐसे दिखा सकते हैं इसको। ये y, ये x को इस तरफ दिखा दिया मैंने, ये रहा देखो x, ऐसे दिखा सकते हैं इसको। ठीक, बात समझ में आ रही है सीधे सीधे, इसमें कोई समझने वाली, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ माइनस कर दूँ, दूसरी चीज़ करता हूँ, देखो मैं माइनस ए, तरंग की दुनिया को समझ लें तो मज़ा आ जाए, तरंग के समीकरणों को समझ लें तो मज़ा आ जाए। देखो मैंने माइनस लगा दिया, तो देखो अभी भी ये प्लस एक्स दिशा में ही गतिमान है। अभी भी ये प्लस एक्स इसकी तरह दिशा में ही गतिमान है, लेकिन यहाँ माइनस लगाने का मतलब है कि प्रारंभिक विस्थापन जो है वो माइनस की तरफ होगा। यानी ये चीज़ कैसे बदलेगी, देखो इसका बना देता हूँ यहाँ पे, ये ऐसे बदलेगा, देखो ये नीचे की तरफ से जाएगा यूँ, और तरंग जाएगी आगे की तरफ, प्लस एक्स दिशा में गतिमान होगी ऐसे। तो ये प्लस में गया, देखो ऊपर पॉजिटिव गया, और ये पहला विस्थापन नेगेटिव गया। समझ रहे हैं बात को? तो ये यहाँ माइनस कर देने की वजह से आया, और यहाँ कर देंगे तो ये पलट जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा ऐसे। ठीक, इसमें कर देंगे तो ठीक, कुल मिला के इसी से समझ में आ जाता है कि भाई ये चीज़ पलट जाती है अगर माइनस लग जाए तो। ठीक, ये बेसिक बात है। चलिए, अब मान लीजिए किसी भी अक्ष पे गतिमान किसी तरंग का समीकरण लिखना चाहते हैं। अब ये कैसे लिखते हैं, मैं बिल्कुल सरल सा सवाल लिखूंगा, तुम उसका उत्तर देना। मैं पहला उदाहरण दूंगा, माइनस जेड अक्ष पर गतिमान तरंग का समीकरण जिसमें कणों के विस्थापन एक्स अक्ष के अनुदिश हों, यानी तरंग कहाँ जा रही हो, माइनस जेड पे, और कणों का विस्थापन कहाँ हो, एक्स पे हो। तो यानी x जो है विस्थापन को बता देगा, a आयाम को बता देगा, साइन ओमेगा टी, ओमेगा कोणीय आवृत्ति बता देगा, प्लस के जेड का मतलब ऋणात्मक जेड एक्सिस पर चल रही है, और अगर कोई प्रारंभिक कला है तो उसको लिख देते हैं फाई। ठीक, इसके बाद परिवर्तन कहाँ, कह रहा जी यहाँ प्लस माइनस हो सकता है, यहाँ प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, वो अभी हमें समझ लिया कि यहाँ प्लस माइनस क्यों हो सकता है, क्योंकि शुरुआत का विस्थापन प्लस की तरफ भी जा सकता है, माइनस की तरफ भी जा सकता है। तो ये चीज़ हो जा रही है, देखो। तो इस तरीके से क्या करते हैं,
तरंग का समीकरण लिख लेते हैं पहले, ठीक, अपने माइंड में बना लेते हैं भाई ये तरंग है इस तरफ, इस दिशा में ये चल रही होगी, है ना। तो ये चीज़ अगर हम समझ लें तो बड़ा आसान है फिर आगे का रास्ता, ठीक। तो तरंग का समीकरण समझ लेने के बाद अब हम बात करेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंग। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की कहानी मैक्सवेल से शुरू होती है। अगर समझें हम कि जो स्वरूप दिया सबसे पहले वो मैक्सवेल के अनुसार होता है, ठीक। मैक्सवेल, अब ये जो घटना है ये है 1831 से 1880 तक के बीच का समय है। मैक्सवेल का जो जीवन काल है उसमें उन्होंने बताया कि समय के साथ बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र, अगर समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र बदलता है तो वो एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, एक विद्युत वाहक बल बनता है। ये बात आप पढ़ चुके हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हम ये पढ़ चुके हैं। लेकिन इसका उल्टा भी सच होता है। अगर विद्युत क्षेत्र बदलता हो समय के साथ तो वो एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, जिसे हम जानेंगे आगे विस्थापन धारा के रूप में पढ़ेंगे हम। यानी अगर चुंबकीय क्षेत्र बदलता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, और अगर किसी क्षेत्रफल में किसी जगह में विद्युत क्षेत्र बदलता है, ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, ठीक। तो इसका मतलब ये होता है कि बदलना ज़रूरी है, बदलना ज़रूरी है। अब सवाल यह है कि विद्युत क्षेत्र अगर बदलता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र कैसे बदलता है? जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है, जब किसी आवेशित कण में गति हो और उसमें त्वरण हो, त्वरित गति करता है, तो उसके कारण उत्पन्न हुआ विद्युत क्षेत्र बदलता है, ठीक। क्योंकि बल जो बनेगा वो विद्युत क्षेत्र गुणा आवेश के हिसाब से बने। जो आप समझ रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है बदलेगा तो एक तरंग के रूप में जो है वो चीज़ बन जाएगी। अब ये चीज़ कैसे बनती है मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा विद्युत चुंबकीय तरंग का स्वरूप कैसा है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई आवेशित कण है, कोई आवेश है हमारे पास और उसमें दोलन गति है। मान लीजिए एक आवेशित कण है, देखिए ये प्लस आवेश है और इसमें दोलन गति है, ये यहाँ दोलन कर रहा है, देखिए ऐसे यहाँ जाता है कभी कभी और यहाँ जाता है कभी कभी, यहाँ ये चलता रहता है, ऐसे यूँ चल रहा है, ये दोलन गति हम कह सकते हैं या आवर्त गति कह सकते हैं, ठीक, जो भी कहें, ठीक। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा यहाँ पर इस जगह में, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो बदलने वाला होगा, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होगा। अगर विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो उसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और हम ये जानते हैं कि आवेश की गति के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हम जानते हैं, मान लीजिए हम इस आवेश को एक धारा के रूप में ले लें तो चुंबकीय क्षेत्र जो है इस धारा के तल के लंबवत तल पे उत्पन्न होगा, ऐसे ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, देखो, ठीक। यानी अगर ये चल रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ उत्पन्न होगा और जो विद्युत क्षेत्र सीधा इसके दूर उत्पन्न होगा। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत उत्पन्न हुए, ठीक। अब अगर ये आवेश दोलन गति करे, सरल आवर्त गति करे, बिल्कुल सिंपल सी बात ये है कि अगर ये सरल आवर्त गति करे तो उसी ढंग से ये विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होंगे। अब यहाँ पर इस जगह में विद्युत क्षेत्र यहाँ बदला तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ।
अब चुंबकीय क्षेत्र यहाँ बदलेगा तो यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, यहाँ विद्युत क्षेत्र बदलेगा तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसी प्रकार क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता चला जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता चला जाएगा, और ये पूरी की पूरी चीज़ पूरे इस जगह में, पूरी जगह में आगे बढ़ती चली जाएगी और फैलती चली जाएगी ऐसे। ठीक, यानी विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। तो ये जो चीज़ है इस तरीके से, जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत दिशाओं में उत्पन्न होते रहेंगे, ये एक तरंग का रूप ले लेगी। और आप समझ गए कि इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन के कारण चुंबकीय क्षेत्र बन गया, फिर जब चुंबकीय क्षेत्र बन गया तो उसके परिवर्तन के कारण विद्युत क्षेत्र बन गया। यानी विद्युत क्षेत्र ने चुंबकीय क्षेत्र बना दिया, चुंबकीय क्षेत्र ने विद्युत क्षेत्र बना दिया। अब देखो ऐसे मान लीजिए, बात को समझना, ये मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है ऐसे, ठीक, इसके लंबवत क्या बन गया, चुंबकीय क्षेत्र बन गया। ठीक, अब चुंबकीय क्षेत्र ने आगे विद्युत क्षेत्र बना दिया, विद्युत क्षेत्र ने आगे चुंबकीय क्षेत्र बना दिया, फिर ऐसे चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे चीज़ जो है यानी एक दूसरे को उत्पन्न करते हुए चल रहा है। यानी एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा को उत्पन्न कर रही है और आगे की तरफ ऊर्जा बढ़ रही है। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। चलने की दिशा के लंबवत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते रहते हैं। अब जो कैसे बना के दिखाता हूँ, मान लीजिए ये तरंग के चलने की दिशा है, तरंग की गति की दिशा, ठीक, ये है एक्स अक्ष, और मान लीजिए ये है जेड अक्ष, और ये है वाई अक्ष। ठीक, अब अगर वाई अक्ष पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और बदलता है तो क्या करता है, एक चुंबकीय क्षेत्र जेड अक्ष पर उत्पन्न कर देता है। अगर जेड अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र बदलता है तो वापस फिर से एक चुंबकीय क्षेत्र वाई अक्ष पे उत्पन्न कर देता है। अगर ये विद्युत क्षेत्र बदलता है तो फिर से जेड अक्ष पे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, फिर ये बदलता है तो फिर इसे उत्पन्न कर देता है। तो यानी एक दूसरे को उत्पन्न करते हुए चल रहे हैं, लेकिन अनिवार्य बात क्या है कि इनका बदलना ज़रूरी है। यानी परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र और परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र, ये कब संभव है? कहता है जब कण आवेशित हो और गतिमान हो और त्वरण हो उसमें, जब वो त्वरित गति करता हो तब ये संभव है। अगर एक निश्चित चाल से आवेश चल रहा हो, ठीक, तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न नहीं करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेगा, लेकिन तरंग नहीं बनेगी। मान लीजिए कोई आवेश है और एक नियत चाल से जा रहा है, अचर चाल से या अचर वेग से जा रहा है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा कि तरंग बन जाए। तो तरंग कब बनेगी? जब आवेश त्वरित गति से हो, चल रहा हो, गतिमान हो, जब ऐसा करेगा ये। तो ये एक समझने का तरीका है कि भाई इस तरीके से चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग बन जाती है। ठीक, और इसको ऐसे उत्पन्न किया था हर्ट्ज नाम का जो है एक साइंटिस्ट का नाम आता है हर्ट्ज। उन्होंने इसको इस तरीके से एक आवेशित कण को जो है एक दोलन गति करा के, सरल आवर्त गति करा के विद्युत चुंबकीय तरंग को उत्पन्न किया था। और यहाँ पर अब तक जो अधिकतम आवृत्ति हम बना सकते हैं, अधिकतम आवृत्ति, तो अधिकतम आवृत्ति जो हम बना सकते हैं वो 10⁻12 हर्ट्ज तक की बना सकते हैं। यानी कि अगर हम कोई विद्युत चुंबक तरंग बनाना चाहें आवेश को दोलन करा के, तो कितनी बना सकते हैं? 10⁻12 हर्ट्ज तक। लेकिन जो प्रकाश तरंग होती है, अगर प्रकाश की बात करें भैया प्रकाश क्यों नहीं बना, यह प्रकाश तरंग है या प्रकृति में पाए जाने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसमें आवृत्ति होती है 10⁻14 या इससे ज़्यादा। ठीक, जो प्रकाश हमें दिख रहा है यहाँ पे आवृत्ति कितनी होती है? 10⁻14। अब मान लीजिए ये आवृत्ति है पीले रंग की, सपोज पीला रंग, ये पीले रंग की आवृत्ति है, तो क्या हम आवेश को
सरल आवर्त गति करा के यहाँ पीला रंग बना सकते हैं, पीले रंग का प्रकाश बना सकते हैं। तो ये अभी तक संभव नहीं हो पाया, क्योंकि पीले रंग के लिए इतनी लगभग इतनी आवृत्ति की आवश्यकता है, और अभी हम इतनी आवृत्ति ही बना पाए हैं। ठीक, तो जो दृश्य प्रकाश है, जो दिखने वाला प्रकाश है, उससे कम आवृत्ति के जो विद्युत चुंबकीय तरंग हैं वो बन जाते हैं। तो इसका मतलब कि आवेश से विद्युत चुंबकीय तरंग, गतिमान आवेश से त्वरित आवेश से विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न हो जाती है। ठीक, अब ये बात आई, ये मैक्सवेल, हर्ट्ज के प्रयोग, ठीक, इन सब चीज़ों से आई। अब हमारा जो अगला चरण है, हमारा जो अगला पद है, वो क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। हमने ये तो पता है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र बदलता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र बदलता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। हमें इस बात को भी साबित करना है। ठीक, मैक्सवेल ने इसको बनाया था, हमें इस बात को साबित करना है। और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, फिर तरंग का समीकरण लिखेंगे, फिर तरंग में गुण क्या है ये बताएंगे, तरंग का बल कितना है, तरंग का दाब कितना है, तरंग में ऊर्जा कितनी है, फिर हम ये बताएंगे, फिर कौन कौन सी तरंगें होती हैं, उनके क्या अनुप्रयोग हैं, फिर हम ये बताएंगे। फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तरंगों के गुण तक ये चैप्टर रहता है। ठीक, तो हमारा अगला लेक्चर किस बात पर होगा कि विद्युत क्षेत्र के बदलने से चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार विकसित होता है। क्योंकि जैसे बनाया कि विद्युत चुंबकीय तरंग में ऐसा हो रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, विद्युत क्षेत्र बदल रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और एक दूसरे के लंबवत उत्पन्न हो रहे हैं ये। ठीक, तरंग आगे बढ़ रही है। तो अब हमारा उद्देश्य ये है कि हम पता लगाएं कि विद्युत क्षेत्र के बदलने से चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। ये बात आई मैक्सवेल से, मैक्सवेल ने बनाया और नाम दिया विस्थापन धारा। तो अगला जो हमारा लेक्चर है वह है विस्थापन धारा पर। ठीक, तो तरंग की जानकारी हो गई, तरंग कैसे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे बनती है, उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, ये बात समझ में आ गई है। अब करते हैं विस्थापन धारा, चलते हैं अगली क्लास में। ओके।